हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज एक नया लेक्चर लेके आया हूँ मैं आपके सामने। इंडियन इकोनॉमी एंड इशूज़ रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। देखो, ये वाला पूरा का पूरा टॉपिक कैसा है, इंटर रिलेटेड है ना। अपन को पहले पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी कैसे पढ़ेंगे भाई? तो वो पढ़ेंगे जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। अपन का जो देश आज़ाद हुआ ना, राइट फ्रॉम 1947 टू टिल नाउ, अपन उसको पढ़ेंगे डिफरेंट फेजेस में। तो उसको मैं बताऊंगा आपको एक ऑर्गेनाइज वे से। फिर अपन को पढ़ना है इशूज़ रिलेटेड टू प्लानिंग। अब इशूज़ रिलेटेड टू प्लानिंग, तो व्हाट इज़ प्लानिंग? सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है। और वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग क्या है, मतलब व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। देयर आर वेरियस नीड्स ऑफ प्लानिंग। वी विल स्टडी कि क्या क्या नीड ऑफ प्लानिंग क्या है, तो वो देखेंगे। फिर अपन देखेंगे जस्ट आफ्टर, मतलब ऐसे देखेंगे कि मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज राइट फ्रॉम 1947 आज तक, मतलब आज तक मतलब ऐसे नहीं कि आज ही तक, है ना, मतलब 2020 तक कैसे रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ किया है गवर्नमेंट्स ने, अपन उसकी समीक्षा करेंगे। ओके, फिर उसके बाद गवर्नमेंट के जो रोल होते हैं ना, डिफरेंट रोल कि प्लानिंग में कैसे कौन सी बॉडी इन्वॉल्व थी, जैसे नीति आयोग, उसका कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ, क्या डिफरेंस है दोनों में, ये सब पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आती है बात ग्रोथ पे। ये ग्रोथ और डेवलपमेंट, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंक्लूसिव ग्रोथ बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना, तो वो देख लो एक बार, क्योंकि रियल में बहुत हेल्प मिलेगी आपको इस वाले लेक्चर में। और यही रीज़न था कि मैंने इंक्लूसिव ग्रोथ पहले पढ़ाया था, और ये रीज़न था। और आगे आने वाले जो 3-4 वीडियोस होंगे उसमें बहुत बेसिक बना देगा, मतलब आपके बहुत बेसिक क्लियर कर देगा। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इशूज़ अराइजिंग फ्रॉम इट वाला टॉपिक आप पढ़ोगे ना, तो आपको ये सारा इजी लगेगा। 4-5 जो पॉइंट्स अभी जो सिलेबस कवर करूँगा वीडियोस में। तो अपन आते हैं वापस, मतलब वापस नहीं, अपन आते हैं हम टॉपिक पे, इंडियन इकोनॉमी। तो सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी। बताता हूँ, एक एक चीज़ बताऊँगा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करा के, ठीक है। और एग्रेरियन इकोनॉमी है। देखो, कोई भी इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी या इंडस्ट्रियस इकोनॉमी या फिर सर्विस सेक्टर वाली इकोनॉमी क्यों कहलाती है? क्योंकि उसमें मेजॉरिटी ऑफ वर्क फोर्स, देखो सुनो, मेजॉरिटी ऑफ वर्क फोर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। क्या बोला मैंने? ऐसी इकोनॉमी जिसमें मेजॉरिटी ऑफ वर्क फोर्स इन्वॉल्व हो, ऐसी इकोनॉमिक सेक्टर में जिसमें मेजॉरिटी ऑफ वर्क फोर्स इन्वॉल्व हो, वो सारी की सारी इकोनॉमी उस नाम से जानी जाएगी, उस सेक्टर के नाम से जानी जाएगी। तो अपनी इकोनॉमी कैसी है? एग्रेरियन इकोनॉमी है। क्यों है भाई? क्योंकि अपन की नियर अबाउट 44 to 45% वर्क फोर्स, सुनो वापस से, 44 to 45% वर्क फोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में एज अ वर्क फोर्स काम करता है। ओके, तो इसलिए आर इकोनॉमी इज़ कॉल्ड एग्रेरियन इकोनॉमी। और वाई इट इज़ कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी? बिकॉज इट हैज़ गॉट द कंपोनेंट ऑफ सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। अभी अपन इसको फेज़ 1 में पढ़ेंगे कि वाई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नेहरू हैज़ अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, फिर कैसे मिक्स्ड इकोनॉमी फेल होती बची और हुई भी थोड़ा सा, फिर कैसे उसको ट्रीट किया गया। वी विल स्टडी ऑल दीज इन फेजेस। आपको बहुत मज़ा आएगा आगे, है ना। फिर इसके बाद एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया एज ए इकोनॉमी डायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर से सर्विस सेक्टर में जंप करी। तो व्हाट आर द रीजंस, नॉर्मल ट्रेंड होता है, क्या होता है वो, ये सारा कुछ देखेंगे। लेकिन अभी पहले अपन जानते हैं व्हाट इज़ सोशलिज्म एंड व्हाट इज़ कैपिटलिज्म। देखो, सबसे पहले तो अपने कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना। जहाँ पे भी ISM लगे, क्या ISM, मतलब लास्ट में किसी भी वर्ड में ISM लगता है तो वो क्या होती है? आइडियोलॉजी होती है, ठीक है। आइडियोलॉजी, सिस्टम नहीं है ये, इट इज़ अ आइडियोलॉजी। और कैसी है आइडियोलॉजी? ये दोनों पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ठीक है। दीज आर द पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। व्हाट इज़ सोशलिज्म? सोशलिज्म सिंपल है, समाजवाद बोलते हैं जिसको अपन लोकल में, मतलब हिंदी लैंग्वेज में, कि समाजवाद है। समाजवाद मतलब क्या होता है? जहाँ पे इक्वलिटी की बात हो। क्या की बात हो? इक्वलिटी, मतलब ऐसी पॉलिटिकल आइडिया जहाँ जो इक्वलिटी को प्रमोट करे। अब अपन पढ़ रहे हैं इकोनॉमी के कंटेस्ट में कि अपनी इकोनॉमी सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, तो समाजवाद
को प्रोत्साहन करने वाली इकोनॉमी अपनी, तो वो क्यों है? क्योंकि अपन हमारे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स होती है ना, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रिवेंट करने के लिए टैक्सेशन सिस्टम है ना, टैक्सेशन सिस्टम है, और टैक्स स्लैब्स भी अलग अलग हैं, जो जितने इनकम में मतलब इनकम ग्रुप में लाई करता है वो उतना ज़्यादा टैक्स बढ़ता है, मतलब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है। लाइकवाइज जो कैपिटलिज्म है इसमें क्या बात होती है, इसमें इंडिविजुअल फ्रीडम की बात होती है। किसकी बात होती है? इंडिविजुअल फ्रीडम की। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना कि सोशलिज्म में क्या क्या बेसिक आइडिया है सोशलिज्म का? इक्वलिटी, एवरीबडी विल बी ट्रीटेड इक्वल। और व्हाट इज़ कैपिटलिज्म? कैपिटलिज्म का बेसिक कंसेप्ट है इंडिविजुअल फ्रीडम, ठीक है, इंडिविजुअल फ्रीडम, या फिर जिसको लिबर्टी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दो पॉइंट याद रखना, आपको मिक्स्ड इकोनॉमी अभी समझ में आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद अपनी इकोनॉमी कैसे एग्रीकल्चर से सीधा सर्विसेज सेक्टर में शिफ्ट हुई, वाई इट सरपासेस द इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, इसको मिसकंसेप्ट करते हैं। ये इंडस्ट्री सेक्टर है, ओके। इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर आता है मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ नॉट अ सेकेंडरी सेक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर करके रखना। इंडस्ट्री सेक्टर इज़ अ सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर है, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री सेक्टर है, और टर्शरी सेक्टर सर्विसेज सेक्टर है। अब अपन आ जाते हैं इंडियन इकोनॉमी में, पढ़ते हैं अपन फेजेस में अपनी इंडियन इकोनॉमी कैसे इवॉल्व हुई। तो अपन अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी एज अ चॉइस सिलेक्ट की गई कि इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी होगी। तो एकदम से आइडिया है? नहीं, एकदम से नहीं आया। डिफरेंट पास्ट एक्सपीरियंसेस को मतलब फील करके इवॉल्व करके फिर नेहरू जी ने मिक्स्ड इकोनॉमी चूज़ की। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या हुआ, सोशलिज्म एज सच एज अ क्रूड सोशलिज्म भी अप्लाई नहीं हो सकता था, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलना चाहिए, अपनी इकोनॉमी डाइवर्स इकोनॉमी है, तो सोशलिज्म इम्प्लीमेंट कर देते तो इसमें भी कुछ ईवल्स हैं, है ना। और कैपिटलिज्म में भी बहुत सारी ईवल्स हैं, बहुत सारे तो नहीं लेकिन ईवल्स हैं जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छे नहीं थे। तो ये ईवल्स को अलग करके जो अच्छी चीज़ें थी ना, वो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म से नेहरू जी ने ले ली। तो इंडियन इकोनॉमी इज़ अ ब्लेंड ऑफ सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म, राइट, ये याद रखना। तो अब कैसे, अब जब तुम देखोगे ना कि अब इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट होती है, प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश होती है। प्लानिंग कमीशन कब एस्टेब्लिश होती है? तो इसकी डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी स्टेट PSCs में पूछ लेते हैं वो, तो अगर आप साथ में दे रहे हैं एग्ज़ाम तो याद रखना ये एस्टेब्लिश हुई थी 15 मार्च 1950 को, ठीक है, ये याद रखना डेट, 15 मार्च 1950 को। और डिज़ोल्व हो गई थी यही 13 अगस्त 2014 में हो गई थी। देख लेना, इस डेट को मैच कर लेना, आई थिंक सो आई एम राइट, ठीक है। फिर इसके बाद फेज़ ऑफ इंडियन प्लानिंग, कैसे इंडियन इकोनॉमी इवॉल्व हुई और क्या फेजेस में प्लानिंग एज अ प्लानिंग मैकेनिज़्म अडॉप्ट की गई। तो फेज़ ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग, और सेंट्रलाइज प्लानिंग में क्या था, अभी पढ़ते हैं इसको डिटेल में, नीचे तो ये इधर से पढ़ते हैं अपन डिटेल में, है ना, ये इस सब में पढ़ेंगे कि हाउ इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन प्लानिंग, मतलब कैसे इंडियन प्लानिंग इवॉल्व हुई एज सच, ये सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ट्रांजिशनल फेज़, ये 1980 से 1991 में, जब 1991 में LPG रिफॉर्म आया ना, तो इट वाज एक्चुअली अ फंडामेंटल रिफॉर्म, नॉट अ मार्जिनल रिफॉर्म। फंडामेंटल चेंज लेके आया, बेसिक ही बदल दिए इकोनॉमी के, है ना। तो ये भी देखते हैं। तो इसके बाद अपन दूसरी डिसेंट्रलाइज प्लानिंग देखते हैं कि, तो इस फेज़ को याद रखना कि इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग 1947 से 1980s तक एक सेंट्रलाइज प्लानिंग चली, है ना, और इंडियन इकोनॉमी कैसे इवॉल्व हुई वो अपन पढ़ेंगे। फिर इसके बाद 1980 से 1991 में LPG 91 में अडॉप्ट हुआ, तो इस बीच में एक ट्रांजिशनल फेज़ चला। इस टाइम पे याद रखना राजीव गांधी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ट्रांजिशन फेज़ में लाने के लिए, क्योंकि इधर पे बहुत मोनोपोली थी, क्यों थी, कैसे थी, कब आई, ये सब कुछ देखते हैं नीचे पर, है ना। और डिसेंट्रलाइज प्लानिंग में क्या क्या ऐसे फीचर्स ऐड किए गए इकोनॉमी में कि एक प्लानिंग डिसेंट्रलाइज हो गई, है ना। तो थोड़ा सा
दिमाग खोल के रखना है ना। नहीं तो अगर आप सोचोगे कि मतलब बहुत ईज़िली समझ में आ जाएगा, तो ईज़ी तो है लेकिन कनेक्ट करके रखना। देखो कनेक्टिविटी बनाओगे ना टॉपिक्स में तो ईज़िली समझ आ जाएगा, और इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। हाँ, बहुत बेसिक कंसेप्ट हैं यार। फिर आ जाओ फेजेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग। अब वाई इट इज़ कॉल्ड सेंट्रलाइज प्लान, क्योंकि अभी बताया ना कि प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश हो गई है ना, ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन, ठीक है, प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश हो गई। अब ये प्लानिंग कमीशन क्या थी? प्लानिंग कमीशन एक आइडिया लेके आया 5 ईयर प्लान का। ओके, अब ये 5 ईयर प्लान बनाता कौन था? सेंट्रलाइज्ड प्लान था, एकदम सेंट्रल प्लान था। इसके अंदर इनिशियली सेंट्रल सेक्टर स्कीम आती थी। तो सेंट्रल सेक्टर मतलब सेंटर ही सब कुछ करेगी, स्टेट का ज़्यादा रोल नहीं था। तो दैट इज़ वाई वी कॉल इट सेंट्रलाइज प्लानिंग। इसके बाद मोनोपोलिस्टिक, एक आई थिंक सो इसका ईयर था 1969, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, देख लेना। मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट लेके आया, इसने मोनोपोली एस्टेब्लिश कर दी। मतलब आज जो ग्लोबलाइजेशन है इसका जस्ट अपोजिट था अपने यहाँ। और वो कैसे आया था? क्योंकि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक्चुअली इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 को मिक्स्ड इकोनॉमी का डान बोला जाता है। डान मीन्स एक उदय, एक उदय मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इन इंडियन इकोनॉमी वाज इंट्रोड्यूस थ्रू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948। इसके थ्रू इंडस्ट्रीज़ को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। अभी इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपन अब इसमें देखना, आप इसमें एक टॉपिक आता है नीचे इकोनॉमी वाले सेक्शन में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो उसमें अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद दूसरी पॉलिसी आती है 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। इस पॉलिसी को पता है एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और एक और नाम है इसका बाइबल ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, बाइबल ऑफ इंडियन इकोनॉमी। वाई इट इज़ कॉल्ड बाइबल ऑफ इंडियन इकोनॉमी? कोई मतलब थोड़ा सोचो क्यों बोलते हैं। आज तो मैं बता रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें, नेक्स्ट टाइम से ये सब चीज़ें आपको खुद के लिए छोड़ूंगा कि आप सर्च करो, इसको फाइंड करो, फिर आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। तो इट इज़ कॉल्ड एज बाइबल ऑफ इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिकॉज ये जो पॉलिसी आई थी वो महालानोबिस प्लान के बेसिस पे आई थी। महालानोबिस प्लान, ये जो महालानोबिस प्लान है ना, ये सेकंड 5 ईयर प्लान का मतलब इसको मतलब इसी को क्रेडिट जाता है। तो इसने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया था हैवी इंडस्ट्री पे, और इसने बोला था कि हैवी इंडस्ट्री पे फोकस करोगे, हैवी मतलब बेसिक इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करोगे, जैसे आयरन, स्टील, ये सब पे, तो डिफरेंट सेक्टर्स भी अपने आप ग्रो करेंगे, क्योंकि इट इज़ दे आर द बेसिक ऑफ एवरीथिंग। तो ये आइडिया था इनका। लेकिन और इसके साथ साथ क्या हुआ था 1956 में, इंडस्ट्रीज़ को पहले 4 में किया था इस वाले में, अब इधर पे 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया था। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि ये वाला जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 है, इसने लाइसेंस राज को एकदम इम्पोज कर दिया था इंडियन इकोनॉमी पे। देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ बहुत अच्छे से सुनो। अगर आपको लग रहा है कि बहुत स्लो जा रहा हूँ तो इसको 1.5x पे भी सुन सकते हो, आपको सेम फील आएगा, है ना, और सेम अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपकी। फिर इसके बाद याद रखना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 वाज द बेसिस ऑफ लाइसेंस राज। ओके, लाइसेंस राज क्यों आया? क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिक सेक्टर, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट, बहुत मतलब सोशलिज्म का बहुत ज़्यादा फीचर इसने इम्प्लीमेंट किया। ओके, अब समझो अब क्या होता है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जब 1960s में, जब आफ्टर इंडो चाइना, आफ्टर इंडो पाक, ये सब हो जाता है ना, उसके बाद इंडिया की इकोनॉमी की हालत ना बहुत ही ज़्यादा खस्ता चल रही होती है। तो इस टाइम पे एक और चीज़ होती है कि 2 या 3 साल के लिए अपना मानसून ना फेल हो जाता है। तो अपना एग्रीकल्चर, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था, शायद नहीं बताया लास्ट क्लास में, अगर नहीं बताया तो सुन लो। अपना जो एग्रीकल्चर है ना, इट इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन मानसून, मीन्स मानसून डिपेंडेंट एग्रीकल्चर है। तो अब 2 साल 3 साल फेल हो गया मानसून, तो क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ग्रेन्स और वीट मतलब डिफरेंट क्रॉप्स का शॉर्टेज हो गया। तो उस वक्त पे अपना बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक फेलियर जैसा फील हो रहा था इकोनॉमी में। तो क्या लेके आई? न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी, दैट इज़ व्हाट वी कॉल इट ग्रीन रिवॉल्यूशन। ओके, इस ग्रीन रिवॉल्यूशन ने बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी की, ख़राब चीज़ें भी करी।
अब ये आप पढ़ लेना नहीं, मैं ही बताऊंगा आपको। अब इसके नीचे जस्ट 4th पॉइंट है एग्रीकल्चर का, तो उसमें अपन पढ़ते हैं इसको, इस वाले टॉपिक को भी बहुत अच्छे से। यार बहुत एफर्ट्स लगते हैं टॉपिक पे कन्फाइंड रहने के लिए, क्योंकि बहुत कुछ होता है बताने के लिए, लेकिन अगर मैं सब कुछ बताऊंगा ना तो लेक्चर विल बी टू लॉन्ग और वो बोरिंग हो जाएगा। बोरिंग तो नहीं होगा, बट आप लोग फिर नहीं देखोगे वो यार, और अगर नहीं देखोगे तो कोई मतलब नहीं है मेरा ये सब बनाने का, ठीक है। तो मानसून फेलियर और ये सब, मतलब आप देखो ना, सबसे ज़्यादा ये वाला फेज़ किस चीज़ से कैरेक्टराइज हुआ है, ये हुआ है सेंट्रलाइज प्लानिंग से। और भी बढ़ते हैं आगे अपन, इसको थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, समझ में आएगा आपको। फिर जब 1970s से 1980s का जो फेज़ चला ना, इस फेज़ में इमरजेंसी और बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी थी, मतलब पॉलिटिकल वोलेटिलिटी भी थी, और साथ में 71 में अपन ने वॉर भी लड़ा था। तो देयर आर लॉट ऑफ क्राइसिस, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इंडियन इकोनॉमी इज़ फेसिंग। तो उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी उसको अभी बैठ के जज करना बहुत आसान है, बट प्रैक्टिकली उस टाइम पे सोचना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है यार। फिर इसके बाद ट्रांजिशन फेज़ आया। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब राजीव गांधी आया ना, तो राजीव गांधी ने जो लाइसेंस राज, जो मोनोपोली पब्लिक सेक्टर की थी, जो 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन से एस्टेब्लिश की गई थी, उसको थोड़ा सा मार्जिनल, मतलब उन्होंने ट्राई किया कि उसको चेंज कर दें। तो अब उनका ट्राई था तो उसको, लेकिन वो ट्राई बहुत ज़्यादा फंडामेंटल नहीं था, इट वॉज़ वेरी मार्जिनल एंड इट वॉज़ नॉट स्ट्रक्चरल। ओके, अब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जब आए ना, वो 1991 में LPG। अब वो क्यों आए, तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, बिकॉज 1991 में इंडियन इकोनॉमी इज़ फेसिंग सीवियर क्राइसिस। ओके, ये जो वर्ड है ना सीवियर, इट इज़ नॉट, आई हैव नॉट यूज्ड आउट ऑफ सम लाइक, मेरे को कोई मज़ा आ रहा है ये फैंटेसाइज करने में, बट इट वॉज सीवियर। अब वो सीवियर क्यों थी, तो वो सीवियर थी बिकॉज इंडियन इकोनॉमी वॉज फेसिंग, इंडियन इकोनॉमी में क्या था ऐसा कि LPG रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो सबसे पहली चीज़ क्या थी, तो सबसे पहली चीज़ थी कि अपन का शॉर्ट टर्म डेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, शॉर्ट टर्म डेट बहुत ज़्यादा हो गया था, BOP क्राइसिस, ठीक है, BOP क्राइसिस है ना। फिर जो मतलब NRIs डिपॉजिट थे, उन्होंने अपना पैसा विड्रॉल कर लिया था, तो फॉरेन रिजर्व भी बहुत कम हो रहा था। तो वी डोंट हैव इनफ मनी टू बाय और टू सर्वाइव एज अ कंट्री। सो अब उस टाइम पे मतलब वन ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिस्ट जो हमने मनमोहन सिंह वॉज अ फाइनेंस मिनिस्टर। तो जब उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया तो इसके भी प्रोस हैं, गन्स हैं, बट सिचुएशन ऐसी थी कि ये इंट्रोड्यूस करना पड़े, है ना। तो अभी अपन थे ट्रांजिशनरी फेज ऑफ प्लानिंग पे। देखो रीजनल बैंक, जो रीजनल रूरल बैंक आप पढ़ते हैं, आप UPSC पूछता भी है इस पर क्वेश्चन। तो RRBs जो एस्टेब्लिश हुए 1975 में हुए, है ना, कॉन्सेप्ट आया, 76 में एक्ट आ गया था। तो अब रीजनल बैंक प्रमोट होंगे, मतलब स्टेट की, मतलब रीजन में आ रहा है ना एक बैंक, तो स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंसेस मिलेंगे, ऑब्वियसली मिलेंगे। जब फाइनेंसेस मिलेंगे तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बढ़ेगी स्टेट्स की। फिर जहाँ पे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आती है तो उधर पे फाइनेंशियल से भी बढ़ता है ना। तो ये देखो फाइनेंसेस पे आ गए अपन। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ पंचायती राज सिस्टम, मतलब ये तो सबको ही पता होगा, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसने पंचायत और म्यूनसिपालिटी रिस्पेक्टिवली को एस्टेब्लिश किया, ठीक है। फिर इसमें पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट्स इन प्लानिंग बढ़ी। क्यों बढ़ी? ऑब्वियसली फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आएगी तो उस मनी का कुछ यूज़ करेंगे ना वो। तो उन्होंने खुद अपनी जो सोशल प्रॉब्लम्स थी, जो डिफरेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी स्टेट विद इन स्टेट में, उनको रिजॉल्व करने के लिए डिफरेंट सब मतलब छोटी छोटी स्कीम्स लेके आए। तो ये ट्रांजिशन फेज़ था। अभी अपन जब LPG रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करेंगे ना तो इकोनॉमी ओपन हो जाती है। तो अपना जो इकोनॉमिक प्लानिंग और इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइज्ड, लिबरलाइज्ड एंड प्राइवेटाइज हो जाती है। तो सबका रोल इक्वली आता है।
जब सबका रोल होता है, हॉलिस्टिक अप्रोच होती है, तो फिर डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो आपकी इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करते हैं। तो अपन इसमें याद रखना कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का इनिशिएशन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि स्टेट्स का से बढ़ा। जब स्टेट्स का से बढ़ेगा तो सेंट्रल लेवल पे जो पॉलिसी मेकिंग होगी उसमें स्टेट का भी कुछ भागीदारी रहेगी, है ना। तो जो भागीदारी रहेगी, मतलब स्पॉन्सर कौन कर रहा है? स्पॉन्सर कर रहा है सेंटर, लेकिन रोल स्टेट का भी है। और मतलब रोल स्टेट का है, इम्प्लीमेंटेशन रोल स्टेट का ही रहेगा, कुछ फाइनेंशियल शेयर भी रहता था। लेकिन अब आते हैं अपन फेस दैट पे, जिसको 1991 से टिल नाउ मतलब अभी तक, मतलब इसका जो एलपीजी, मतलब एलपीजी इज़ अ लैंडमार्क रिफॉर्म है यार। मतलब आप इसको समझ गए ना तो अब मज़ा आ जाएगा आपको। तो मैंने आपको बताया एलपीजी वाई, व्हाट आर द रीजंस वाई एलपीजी वाज नीड्स टू बी इम्प्लीमेंट। तो ये सारे रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे कि शॉर्ट टर्म डेट अपना बहुत ज़्यादा था हाई, तो ऑब्वियसली मतलब करेंसी क्राइसिस की सिचुएशन पे थे। बीओपी क्राइसिस था, तो फॉरेन, क्योंकि अपन ना बीओपी क्राइसिस का रीज़न क्या है? क्योंकि अपन ज़्यादा इंपोर्ट करते थे और कम एक्सपोर्ट करते थे। अब ये आप कनेक्ट करोगे तो आपको मज़ा आएगा। अब ज़्यादा इंपोर्ट करते थे क्योंकि अपन के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, तो अपन डिफरेंट कंट्रीज़ पे अपन डिपेंडेंट थे कि यार वो हमें ये देगा। मतलब जैसे अपन यूएस से कुछ इंपोर्ट करते थे, और एक्सपोर्ट कम क्यों होता अपना, ये इंपॉर्टेंट है समझना। अब देखो 1956 में अपन ने मतलब बहुत ज़्यादा मोनोपोली पब्लिक सेक्टर की एस्टेब्लिश कर दी। अभी पब्लिक सेक्टर कैसा है ये सब कोई जानता है। लो एफिशिएंसी होती है, मतलब इनोवेशन भी कम होती है, तो एज सच मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो इस कारण से देखो टैक्स भी बहुत हाई था अपने यहाँ, ठीक है, और रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत ज़्यादा थे, मतलब ईज़ बहुत कम था, है ना। तो इन सब रीज़न के कारण से अब अपन अपना जो एक्सपोर्ट था ना वो कॉम्पीट ही नहीं कर पा रहा था ग्लोबल मार्केट में। क्यों? क्योंकि वो मशीन बेस्ड बल्क प्रोडक्शन, इन सब प्रिंसिपल पे अपने इकोनॉमी को रन कर रहे थे। जैसे कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था तो उसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, इन सब ने पार्टिसिपेट किया था। सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जैसे मतलब फेजेस में चलते हैं, जैसे अभी अपन 4th या 5th वाले ट्रांजिशन फेज में चल रहे हैं। तो अब ये जो हुआ ना डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, तो इसमें नीति आयोग का सेटअप हुआ 2015 1 जनवरी। ओके, ये याद रखना, 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का एस्टेब्लिशमेंट। सेंटर स्टेट कोऑपरेशन बढ़ा, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ फंड्स, मतलब पीआरआई, जैसे 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशन ने, जैसे 15th फाइनेंस कमीशन जो एनके सिंह की है, इसने क्या किया? इसने सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट दिए, ठीक है। जो सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स थे उसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को भी ग्रांट मिले हैं, और काफ़ी ज़्यादा मिले हैं, है ना। आप अब 15th फाइनेंस कमीशन पढ़िए, इसका भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा तो आपको समझ बहुत क्लियर हो जाएगा। ये जो 15th फाइनेंस कमीशन है ना, इसको मैं बहुत अच्छे से बताऊँगा आपको। तो मतलब देखो धीरे धीरे करके बजट के लेक्चर के साथ साथ इसको भी मैं मतलब डालूँगा। बहुत छोटा वीडियो होगा, मुश्किल से 15 मिनट का, ठीक है। फिर इसके बाद डिवॉल्यूशन ऑफ फंड हो गया। जीएसटी काउंसिल कब आई? 2016-17 में, है ना। और इसमें सिंपली ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 279A के अंदर एस्टेब्लिश हुई है, आर्टिकल 279A के अंदर। इसमें 1/3 स्टेट का रहता है, 1/3 सेंट्रल के लोग रहते हैं और 2/3 स्टेट के लोग रहते हैं। और इसमें 3/4 मतलब वोटिंग चाहिए होती कोई भी रिजोल्यूशन को पास करने के लिए, है ना। तो ये फेडरल तो है, बट इसमें स्टेट का से ज़्यादा है, बट विदाउट सेंट्रल से पास नहीं हो सकता कोई रिजोल्यूशन, ठीक है। लेकिन ये फेडरलिज्म को प्रमोट करता है। देखो जीएसटी काउंसिल और नीति आयोग ये सब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करते हैं। किसको? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अभी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है? इट इज़ एक्चुअली अ स्ट्रक्चरल एंड डायनामिक फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटी विच स्टैंड्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। सिंपल है, सेंट्रल और स्टेट आपस में कोऑपरेट करेंगे और इस तरीके से अपना फेडरल स्ट्रक्चर जो होगा वो और ज़्यादा कंसोलिडेट होगा। अभी इस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अंदर एक कंसेप्ट आता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो जैसे कि फंड एलोकेशंस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस होते हैं। तो
डिफरेंट स्टेट ने कैसे परफॉर्म किया, उस बेसिस पे उसको पैसे मिलेंगे, फंड्स मिलेंगे, तो आपस में कंपटीशन बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई जैसे स्कूल में कंपटीशन होता था तो मतलब फॉल्स कंपटीशन चल रहा है, चीटिंग चल रही है कि हमको इससे नंबर ज़्यादा ला, ऐसा नहीं है। कंपटीशन बहुत फेयर है। आपको क्वालिटेटिव चेंजेस लाना पड़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड में, मतलब हर चीज़ में यार, तीनों पिलर में इकोनॉमी के। और जब आप ये लाते हो तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा एलोकेशन होता है, ठीक है। फिर इसके बाद मोर वेटेज एंड फोकस ऑन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। हाँ, अभी ये वाला जो पॉइंट है ये अपन GS2 में कवर करेंगे। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एंड सेंट्रली सेक्टर स्कीम्स, इसकी डिज़ाइन, इसका कंस्ट्रक्शन, इसका मतलब अशोर्ड प्लानिंग, बैलेंस प्रोक्योरमेंट, और कैसे इसका स्मार्ट फाइनेंसेस कैसे इसमें रोल आता है, क्या स्टेट का रोल, सब कुछ पढ़ेंगे। फिर इसके बाद ये जो फेज़ है ना, इट वाज मार्क्ड बाय डिसइन्वेस्टमेंट। देखो दो टर्म्स होते हैं, एक डिसइन्वेस्टमेंट होता है, एक स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होता है। स्ट्रेटेजिक कब होता है? जब 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग लिक्विड कर दें तो वो कहलाता है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। और जब स्मॉल परसेंटेज ऑफ शेयर को लिक्विड करते हैं तब उसको बोलते हैं अपन डिसइन्वेस्टमेंट, सिंपल डिसइन्वेस्टमेंट। और ये वाला जो डिसेंट्रलाइज फेज़ है ना, इसमें ऑब्वियसली मतलब बॉटम अप अप्रोच चलेगी, बट ये जो बॉटम अप अप्रोच रहेगी ये इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय ई मॉडल। व्हाट इज़ ई मॉडल? ई मॉडल मतलब हर चीज़ तो नहीं बोलेंगे, मैक्सिमम डिजिटल मैकेनिज़्म का यूज़ होगा। तो इससे क्या रहेगी? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इक्विटी, मतलब सब कुछ अच्छी चीज़ें रहेंगी, है ना। तो मतलब डिसेंट्रलाइज प्लानिंग इज़ गुड बिकॉज आप अगर ग्राउंड लेवल पे बैठे हो ना तो आपको पता है कि इधर इस ग्राउंड की क्या प्रॉब्लम्स है। अभी कोई ऊपर बैठ के सबसे नीचे की प्रॉब्लम्स तो नहीं बता सकता है। दैट इज़ वाई डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, दैट इज़ वाई म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायती राज, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। और ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सेंटर लाइज इन इट्स स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, ये तो सबको ही पता होगा। अगर इकोनॉमी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है ना तो आपका पॉलिटिकल ग्राउंड, पॉलिटिकल सेंटर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने आप हो जाता है। अब आ जाओ प्लानिंग पे। व्हाट इज़ प्लानिंग? देखो प्लानिंग तो अपन ने पढ़ी है साथ साथ में, तो ये पढ़ी है कैसे प्लान किया गया है, कैसे चीज़ें मतलब इवॉल्व हुई। अब अपन पढ़ते हैं व्हाट इज़ प्लानिंग। अब आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। अब मैं कनेक्ट नहीं करके बताऊंगा, है ना। हर चीज़ लास्ट वीडियो में भी बोला था, माउथ फीडिंग नहीं होगी इधर, आपको खुद से कनेक्ट करना पड़ेगा, थोड़े से एफर्ट्स लगेंगे यार, थोड़े से। तो व्हाट इज़ प्लानिंग? प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ टू अचीव इकोनॉमिक टारगेट्स, सोशियो इकोनॉमिक टारगेट्स। अभी जो सोशियो इकोनॉमिक टारगेट्स हैं ना, इसको बहुत नैरो कंसेप्ट है, मत लेना, बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है ये। और अगर इसको ब्रॉडर सेंस में लोगे ना तो हर चीज़ कवर है इसमें। तो व्हाट इज़ प्लानिंग? जैसे कोई घर बनता है, अब इस घर को कैसे बनाना है, तो ऑब्वियसली अब एक दिन तो डिसाइड नहीं होगा, चलता रहेगा जब तक एकदम कंप्लीट, और कभी कंप्लीट नहीं होता घर, है ना। अभी आप देखो कुछ ना कुछ काम रहता है, वे करते रहते हैं, मतलब 10-10, 15-15, 20-20 साल तक थोड़ा थोड़ा सा काम चलता रहता है। तो इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ओके, ऑफ डिज़ाइनिंग स्पेसिफिक एक्टिविटीज़। जैसे आपको अपने फ्लोर पे टाइल्स लगवाना है, मार्बल लगवाना है, वॉल पे पुट्टी कराना है, टेक्सचर कराना है, क्या कराना है, ये सब एक मतलब स्पेसिफिक टूल्स हैं इनके। तो उन टूल्स को यूज़ करके वो एक्टिविटीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये सब देखते हैं। अब इधर पे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है। ये टॉपिक आपके मतलब GS मेंस में आंसर राइटिंग में बहुत काम आएगा कि इंडियन इकोनॉमी वाज अ एग्रीकल्चर इकोनॉमी, बट नॉर्मली क्या होता है, इकोनॉमीज ट्रांजिट करती है एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से सर्विसेज। बट वाई इंडियन इकोनॉमी वाज एक्सेप्शनल, वाई इट ट्रांजिट फ्रॉम दिस एग्रीकल्चर टू सर्विसेज? तो इसका सबसे पहले तो इसके फिगर देख लो कि जो इधर देखो, इंडियन इकोनॉमी में GDP का शेयर कितना था, एग्रीकल्चर का 55%, ठीक है। आज कितना है? 17.7%, 18%, 17-18% के आसपास, ठीक है। मतलब 1/3 कम हो गया ये, है ना। अब इधर देखो, इंडियन इकोनॉमी में सर्विसेज सेक्टर का कितना परसेंटेज था, तो देखो ये था
30% और ये क्या हो गया 55%, नियर अबाउट 2x हो गया, ठीक है। और ये देखो इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री 15% से करती थी और 27%, मतलब 0.7% का ग्रोथ हुआ, मतलब 0.7 टाइम्स बढ़े, परसेंटेज गलत बोला मैंने, 0.7 टाइम्स बढ़े। क्यों, ऐसा क्यों? वाई इंडस्ट्री सेक्टर एज नॉट फ्रूटफुलन टू अ लेवल विच नॉर्मल इकनॉमीज आर। तो इसका रीज़न सिंपल था कि जो अपना जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसमें डिफरेंट नीड्स थी, जैसे कि लैंड की, लेबर की, कैपिटल की, एंटरप्रेन्योर की। तो जैसे लैंड की नीड क्या थी, लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम थी सबसे पहले, ठीक है। लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम क्यों थी? क्योंकि लैंड इज़ नॉट अ कमोडिटी ओनली, इट इज़ अ होली थिंग, ओके। मतलब पूछते हैं लोग, गांव के लोग आज भी देखो, मतलब ज़मीन को मतलब एज अ कमोडिटी तो ट्रीट करते हैं, लेकिन साथ साथ में मतलब बहुत ही ज़्यादा, बहुत क्लोज होता है उनके, मतलब एक बेटे के समान होता है एक किसान का ज़मीन उसके लिए, है ना। तो ये रियल में है, अगर आप लोग किसी गाँव से बिलोंग करते हैं ना, तो आप देखिए उनको ज़मीन इतनी प्यारी होती है ना, मतलब पूछो मत, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, लॉजिस्टिक इशू। अब लॉजिस्टिक इशू आज के टाइम में तो मतलब ये वाली गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है लॉजिस्टिक्स को बढ़ाने के लिए, तो इसकी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है, इसको भी मैं, इसकी भी एक वीडियो लेके आऊँगा, आपको बहुत सिंप्लीफाई करूँगा ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ें मैंने अपने लिए सिंपल करके रखी हैं और मैं बहुत अच्छे से समझाऊँ। मैंने इसके गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं और फिर एक दो पेज में उसको कन्फाइन कर लिया कि कैसे आंसर लिख सकता हूँ। पावर अवेलेबिलिटी क्या चाहिए, 24/7 नहीं थी, ठीक है। उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो पावर कैसे जनरेट करते, मतलब सिंपल जो अपनी ट्रेन थी, दे वेयर कोल फ्यूल्ड, तो कैसे आप उसको, मतलब उधर पे तो पावर दे नहीं पा रहे हैं, घर में कैसे देंगे। फिर उसके बाद लैक ऑफ ईज़ ऑफ डूइंग थी, मतलब अपने आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम था। क्यों? क्योंकि पब्लिक सेक्टर बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिव था कि वो प्रोएक्टिव नहीं था, एक्चुअली प्रोएक्टिव था कि वो प्रोएक्टिव है, लेकिन प्रोएक्टिव नहीं था, ओके। इट वाज टू कॉम्प्लेक्स टू ग्रो एंटरप्रेन्योर वाला एनवायरनमेंट। सो क्या हुआ, और इसके साथ लो स्किल्ड लेबर भी था, स्किलिंग कहाँ से मिलती है, एजुकेशन ही उतनी क्वालिटी वाली नहीं थी। ब्यूरोक्रेटिक डेस्पोटिज्म, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इसको ये होमवर्क है, ये मैं नहीं बताऊँगा। और करप्शन भी बहुत आई था, और हैवी इंडस्ट्रीज़ को फोकस किया था, वो भी उतना ज़्यादा नहीं कर पाए थे। अब रीज़न समझो क्या है। 1956 में क्या आ गया, मोनोपोली आ गई, किसकी? पब्लिक सेक्टर की। जब 1956 में मोनोपोली आ गई सर्विस पब्लिक सेक्टर की, तो उन्होंने इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं। देखो मोनोपोली गवर्नमेंट की मतलब समाजवाद, मतलब समाज का की प्रोटेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट रोल। अब ये लैंड एक्विजिशन नहीं कर पा रहे थे वो लोग, और कर भी रहे थे तो इतनी नहीं कर रहे थे, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रिवेंट कर रहे थे। लैंड अवेलेबिलिटी इशू, पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी, तो अब लोगों के लिए चाहिए ना ज़मीन रहने के लिए, अब उसको कन्वर्ट करके उसको उसमें इंडस्ट्रीज़ बनाना, क्योंकि इंडस्ट्री रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड। अब सर्विस सेक्टर में क्या चाहिए, एक कमरा खोल दो, उसमें ही एक कंपनी खुल जाएगी, बट इंडस्ट्री का ऐसा रोल नहीं है, एकर्स ऑफ लैंड चाहिए होती है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स और भी बहुत अंडरलाइंग फैक्टर्स थे, मतलब एंटरप्रेन्योर एनवायरनमेंट नहीं था, तो इस कारण से इंडस्ट्री सेक्टर इतना ज़्यादा ग्रो और बूम नहीं कर पाए। दैट इज़ वाई इंडियन इकोनॉमी ट्रांसलेट फ्रॉम एग्रीकल्चर इकोनॉमी टू मैन्युफैक्चरिंग। बहुत ही ईजी करके बताया, बहुत ही सिंप्लीफाई करके बताया, इससे सिंपल नहीं बता सकता मैं। और अभी प्लानिंग का अपन देखते हैं। प्लानिंग देखो ये लिखा है, इंडिया डायरेक्ट ट्रांजिशन वाई। देखो प्लानिंग इशू ही था, मतलब प्लानिंग बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज थी, यही प्लानिंग डिसेंट्रलाइज होती तो मे बी अपनी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रही होती ऑन द नेम ऑफ इंडस्ट्री, ओके। स्टिल ग्रो तो की है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मॉडर्निटी, प्लानिंग के अपन क्या पढ़ रहे हैं, प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स। तो इंट्रोड्यूस मॉडर्निटी, इंश्योर सोशल जस्टिस, पॉवर्टी एलिमिनेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रिड्यूस इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब सिंपल है, इंक्लूसिव ग्रोथ प्रमोट करना है, जो लास्ट लेक्चर में बताया था।
इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब सिंपल, मैं इधर पे रिवाइज करा रहा हूँ बिल्कुल 1 मिनट का टाइम लेके। इंक्लूसिव ग्रोथ इज़ एन इकोनॉमिक ग्रोथ विच इज़ फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ अमंग ऑल। और इसके जो पिलर्स थे जिनके बेसिस पे इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव किया जा सकता है, वो पहला तो ये था कि इन्वायरमेंट सस्टेनेबल ग्रोथ होना चाहिए, गुड गवर्नेंस एंड इंक्लूजन ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रमोट करे, जेंडर सेंसिटिव सोसाइटी बनाए, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड मतलब इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को प्रमोट करे, ह्यूमन कैपिटल क्रिएट करे, जेंडर सेंसिटिव सोसाइटी फॉर्म करने में हेल्प करे, या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करे। तो ऐसी सारी चीज़ें जो ये सब पॉइंट्स पे ग्रो कर रही हैं ना, ये सारे के सारे इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर आते हैं। और प्लानिंग का सिंपल एक वर्ड में बताऊँ ना तो इंक्लूसिव ग्रोथ इज़ अ की ऑब्जेक्टिव। और अब ये जो मैंने लिख दिया है, ये अब देखो पॉइंट तो लिखने पड़ेंगे, एक पॉइंट तो लिख नहीं सकते कि प्लानिंग का रोल है इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आप इसको याद कर लेना, है ना। ये सब मैं बता चुका हूँ आपको। अब आ जाओ नीति आयोग पे। प्लानिंग की बात आती है तो प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग। अब प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में क्या डिफरेंस है, तो एक डिफरेंस मैं बता दे रहा हूँ। प्लानिंग कमीशन के पास फंड्स को मोबिलाइज़ करने की पावर थी, लेकिन नीति आयोग के पास नहीं है। और डिफरेंट ये आपका काम है यार, अब इतना बिल्कुल बच्चों जैसे मैं फीड नहीं करूँगा आपको, है ना। फिर इसके बाद नीति आयोग क्या थी, नीति आयोग का फॉर्म, नीति का फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 2015, बॉटम अप अप्रोच पे बेस्ड है। और मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नेंस ये 2019, 20, 21 कंटिन्यूस क्वेश्चन आया है प्रीलिम्स में। पता नहीं क्या इनकी फैंटेसी है, क्या पूछना चाहते हैं। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या होती है, तो सबसे नीचे लगा मिनिमम गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या होती है, मैक्सिमम गवर्नेंस। मतलब बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, इसको समझो। नीति आयोग इस प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। और अभी जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है, दिल्ली गवर्नमेंट ने ड्यूरिंग कोविड राशंस ना घर तक पहुंचाए थे। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। RTI इज़ ऑल्सो सच एग्जांपल, ओके। अब इसके बाद मतलब इसका एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नीति आयोग का ये भी था, अभी बताया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ऊपर बता चुका हूँ, मतलब आपको समझ में आ गया होगा, फिर से नहीं बताता हूँ ये। और साथ साथ में ये सब थे, मतलब फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान, एडवाइज एंड इनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टर, प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर रिजोल्यूशन ऑफ इंटर सेक्टोरल एंड इंटर डिपार्टमेंटल इशूज़। लिमिटेशंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है ना, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन लीगल बॉडी है, ठीक है, क्योंकि लीगल ओरिजिन नहीं है ना। उसके बाद लिमिटेड एक्सपर्टाइज है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। मतलब प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं, बट अब अभी है तो अपन को इसको मतलब अच्छे एंगल से देखना, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मतलब इशूज़ रिलेटेड टू ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। बहुत ही ज़्यादा करंट बेस्ड टॉपिक है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए, व्हाट इज़ ग्रोथ, व्हाट इज़ डेवलपमेंट, है ना, व्हाट आर द इशूज़। तो सिंपल सा फंडामेंटल इसका ये है कि ग्रोथ इज़ अ क्वांटिटेटिव एंड ग्रोथ इज़ अ क्वालिटेटिव, क्या बोल रहा हूँ, गलत हो रहा है यार। ग्रोथ इज़ अ क्वांटिटेटिव एंड डेवलपमेंट इज़ अ क्वालिटेटिव। अब जो क्वांटिटेटिव है वो एक्सटर्नल होगा, और वो इसका एक लिमिट होगा, एक लिमिट तक बढ़ेगा, है ना। और डेवलपमेंट जो है इट इज़ अ क्वालिटेटिव एंड इंटरनल। इंटरनल मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अपना जो दिमाग है उसमें अगर ग्रोथ हो रही है तो उसमें बोलेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। अपनी हेल्थ अच्छी हो रही है, मतलब अंदर है, अंदर की एक मतलब अपन को अब हेल्दी फील हो रहा है, तो ये क्या है, ये इंटरनल है, तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट का पार्ट हो गया। लेकिन एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, कोई भी क्वांटिटी, जैसे आपकी मसल्स बढ़ रहा है। देखो एक बहुत अच्छा कोट है, KM पाती से मैंने सुना था ये कोट। KM पाती इज़ अ ऑफिशियल ट्रेनी ऑफ लवासना। उन्होंने बोला था द साइज ऑफ योर बाइसेप्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ योर ब्रेन, एंड दैट इज़ नॉट सो ट्रू, बट दैट इज़ ट्रू इन सम केसेस, ओके। तो ये सब देख लेना। इसके बाद जॉबलेस ग्रोथ मतलब अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन सिंपल है, जब आप कोई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं तो वो टेक्नोलॉजी कैसी होना चाहिए, कैसी टेक्नोलॉजी चाहिए, लेबर इंसेंटिव टेक्नोलॉजी, लेबर इंसेंटिव
टेक मतलब अपनी इकनॉमी बहुत बड़ी इकनॉमी है और पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर अपन एक टेक सॉल्यूशंस ला रहे हैं तो उससे क्या होगा, उससे प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी बहुत कम लेबर में, लेकिन एम्प्लॉयमेंट बहुत ही मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी लाओ जो लेबर मतलब एज अ लेबर प्रमोट करे, लेबर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी होना चाहिए। तो और पोस्ट कोविड नियर अबाउट 10 लाख जॉब्स पीपल लॉस देयर जॉब। तो अब जॉब्स को प्रमोट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ग्रोथ इन अ क्रूड टर्म इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट अनटिल अनलेस ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ नॉट अचीव्ड और एम्प्लॉयमेंट नहीं आ रही है और पीपल खुश नहीं रह रहे हैं। तो जीडीपी ग्रोथ इज़ नॉट important as such. Obviously it is important, numbers are important, but human development too equally is important. Okay, so this is from my side. और जो मतलब इशूज़ रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट है ना, ये वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा करंट बेस्ड होता है। आप इतना सारा पढ़ लेंगे GS3 में, तो आप ऐसे अगर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा ना तो आप बहुत ईजिली कर लेंगे। देखो लास्ट टाइम मैंने नहीं बोला था, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको मज़ा आ रहा है सुनने में और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है आपके लिए, ईजी हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को थोड़ा सा कुछ फीडबैक दे दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और जो भी होता है शेयर वेयर सब कर दो, है ना। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप अपना नॉलेज का जो स्पेक्ट्रम है ना उसको ब्रॉडन करो। दैट इज़ वाई आई एम रिकॉर्डिंग दीज वीडियोज़। प्राइम पर्पस यही है। तो आज के लिए इतना ही है। गुड बाय, टेक केयर।